दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं अवधेश कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आमिर में। आज मैं लेकर आया हूं एकदम न्यू टॉपिक जिसका नाम है न्यू रामसर साइट्स इन इंडिया। अभी हाल ही में 4 रामसर साइट्स को इंडिया में इंक्लूड किया गया है भारत सरकार के द्वारा। इस कारण से ये न्यूज़ अभी खबर में रही थी और इसका मेन रीज़न ये भी था खबर में रहने का, क्योंकि अभी 2 फैब 2025 को वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट किया गया है। हर साल 2 फैब को ही वेटलैंड डे मनाया जाता है, क्योंकि 2 फैब को 1971 में रामसर साइट्स के ऊपर कन्वेंशन साइन किया गया था। इस कारण से 2 फैब को पूरे वर्ल्ड में वेटलैंड डे के रूप में मनाया जाता है। और इस साल का जो इंडिया ने ऑर्गेनाइज किया था वेटलैंड डे, ये आपका पार्वती अर्गा रामसर साइट में इसको मनाया गया था, जो कि उत्तर प्रदेश के गोंडा में है। और ये 2 फैब को इसको मनाया गया था। तो अगर हम थोड़ा सा बात कर ले कि इस रामसर साइट में क्या न्यू लाया गया था या फिर इसका थीम क्या रहा था, तो अगर हम बात करें इसके थीम का, तो इसका थीम है प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर, यानी कि हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमि का संरक्षण। वेटलैंड को हिंदी में आर्द्र भूमि कहा जाता है। चलिए शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक को और बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो इसमें हम देख रहे हैं कि वेटलैंड की परिभाषा क्या है। वेटलैंड को हिंदी में आर्द्र भूमि कहा जाता है और वेटलैंड एक ऐसा लैंड एरिया है जहां पर या तो पूरे साल या क्या कुछ मौसम में पानी लगा रहता है। या हम कह सकते हैं कि ये एक प्रकार का ट्रांजिशन जोन है, किसके बीच में, बिटवीन लैंड और एक्वेटिक, यानी कि जो समुद्र है या जो स्थल है, इस दोनों के बीच का जो एरिया है दैट इज़ नोन एज अ ट्रांजिशन जोन। इसको हम इन्वायरमेंट में इकोटोन का भी नाम देते हैं। तो हम इस एरिया को वेटलैंड कह सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा एरिया होता है जहाँ या तो पूरे साल या कुछ समय के लिए यहाँ पर पानी लगा रहता है। वेटलैंड के एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो इसके एग्जाम्पल्स में मार्शेस, स्वैम्प, बॉग्स, फेंस, एस्चुरी, फ्लड प्लेन, मैंग्रोव आदि आते हैं। हम समझते हैं सभी इन टर्म्स को कि इनका मीनिंग क्या होता है। मैंग्रोव जो कि फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट होता है मैंग्रोव एक प्रकार का। और जो इंडिया का मेन मैंग्रोव अगर हम कवर की बात करें तो जैसे कि वेस्ट बंगाल हो गया, गुजरात के पास हो गया, उड़ीसा के पास हो गया, तो मैंग्रोव मेनली आपको कोस्टल एरिया के नज़दीक ही मिलेंगे। फ्लड प्लेन ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पर आपका मैदानी इलाका में पानी भरा रहता है। मेनली ये बाढ़ के दौरान हमें देखने के लिए मिलता है। एस्चुरी एक ऐसा जगह है जहाँ पर जो रिवर होती है वो सी से जाकर मिलती है। डेट प्लेस इज नोन एज अ एस्चुरी, इसे हिंदी में ज्वरंत मुख कहते हैं। मार्शेस, स्वैम, बॉग, फेंस, ये सब दलदली इलाकों के अलग अलग नाम होते हैं जिनको हम वेटलैंड के अंदर ही शामिल करते हैं। तो हमने समझा कि वेटलैंड होता क्या है। अब हम समझते हैं वेटलैंड की इम्पोर्टेंस क्या है। आखिर वेटलैंड इतना इम्पोर्टेंट क्यों माना जाता है हमारे इन्वायरमेंट के लिए, हमारे इकोसिस्टम के लिए। तो अगर हम समझे इसके इम्पोर्टेंस को, तो पहला है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, यानी कि जो वेटलैंड है ये एक प्रकार का हमारा जो रिच फ्लोरा और फौना है, यानी कि जो हमारे वनस्पति हैं और हमारे जंतु हैं उनको सपोर्ट करते हैं। साथ ही साथ जो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं, माइग्रेटरी बर्ड ऐसे बर्ड होते हैं जो या तो किसी एक प्लेस से एक लार्ज एरिया कवर करके किसी दूसरे प्लेस पर जाते हैं, वहाँ पर कुछ समय के लिए रहते हैं। तो उस तरह के बर्ड्स को हम मेनली माइग्रेटरी बर्ड का एग्जाम्पल मान सकते हैं। तो उनको भी सपोर्टिव, उनको फीडिंग करना, उनके खाने के लिए, नेस्टिंग के लिए, हैबिटेट के रूप में वेटलैंड बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सेकंड हम बात करते हैं वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए। तो वाटर प्यूरिफाई करने का काम करता है वेटलैंड, यानी वेटलैंड जो होता है वो एक प्रकार का नेचुरल फिल्टर के रूप में काम करता है और जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं वाटर के अंदर उनको भी प्यूरिफाई करने का काम करता है। थर्ड पॉइंट हमारा है फ्लड कंट्रोल, यानी कि जब एक्सेसिव रेन वाटर होता है उस समय पर उस एक्सेसिव रेन वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम वेटलैंड करता है, फ्लड रिस्क को रिड्यूस करने का काम करता है। जैसे अभी आप लोग देखते होंगे कि अभी इंडिया में बहुत शहरीकरण बढ़ रहा है
अर्बन सिटीज़ डेवलप हो रहे हैं और दिल्ली के जो शहर हैं या दिल्ली की तरह जो और शहर हैं जहाँ पर आपको मिट्टी कम दिखाई देगी, साथ ही साथ यहाँ पर आपको पेड़ पौधे कम दिखाई देंगे, क्योंकि इन सिटीज़ में सीमेंटिंग ज़्यादा है, मिट्टी यहाँ पर है नहीं, सीमेंट बहुत ज़्यादा है, कंक्रीट रोड यूज़ किया जा रहा है यहाँ पर। और जो यहाँ पॉटहोल्स बनाए जाते हैं वहाँ पर प्रॉपर क्या है, ड्रेनेज सिस्टम नहीं बनाया गया है, जिस कारण से जो थोड़े सी बारिश होने पर वाटर ओवरफ्लो हो जाता है और ये समस्या बन जाती है अर्बन सिटीज़ के लोगों के लिए। तो जो वेटलैंड होता है, वेटलैंड मेनली उन्हीं तरह के फ्लड्स को, एक्सेसिव रेन वाटर जो हो रहा है और ख़राब ड्रेनेज सिस्टम के बावजूद भी वेटलैंड है इन फ्लड्स को कंट्रोल करता है, एक्सेसिव रेन वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसलिए शहरों में भी आर्द्र भूमियाँ होना काफ़ी आवश्यकता है। पहले प्रचलन था तालाबों का, आपने पोखर नाम सुना होगा, जो कि एक प्रकार का रीजनल शब्द यूज़ होता है वाटर बॉडीज़ के लिए। तो नदियाँ वगैरह कम हो गई हैं, नदियाँ पॉल्यूट हो गई हैं, तो कहीं ना कहीं वेटलैंड जो है अब सिकुड़ रहा है और इन सब के कारण से हमारे इकोसिस्टम को और हमारे इन्वायरमेंट को काफ़ी इफेक्ट हो रहा है। ग्राउंड वाटर रिचार्ज में भी काफ़ी अहम रोल है वेटलैंड का। ये एक प्रकार से जो अंडरग्राउंड वाटर हार्नेसिंग हो रहा है, एक्सेसिव उसका यूज़ हो रहा है, उसको रिफिल करने में ग्राउंड वाटर को काफ़ी हेल्प करता है वेटलैंड। देन आगे हम देखते हैं क्लाइमेट रेगुलेशन। क्लाइमेट को रेगुलेट करने में बहुत अहम भूमिका होती है वेटलैंड की। कैसे होती है? तो कार्बन को स्टोर करने में और क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने में। अब देखिए मिटिगेटिंग का मीनिंग क्या होता है। मिटिगेटिंग यानी कि हम क्लाइमेट चेंज को ख़त्म करने के लिए या फिर इसको कम करने के लिए हमने कौन कौन से उपाय, कौन कौन से हमने मेथड अपनाए हैं, डेट इज़ नोन एज अ मिटिगेटिंग करना। एक वर्ड्स में लिखा है स्टोर कार्बन, कार्बन स्टोर करना। तो इसके लिए अगर हम प्रॉपर और टेक्निकल हम वर्ड यूज़ करते हैं तो हम कहते हैं कि हमने कार्बन का सिक्वेस्ट्रेशन किया है, यानी कि हमने कार्बन का अधिग्रहण किया है। ये कैसे करते हैं? तो बाय एयर हम कर सकते हैं, यानी कि हम एयर से कार्बन को हम लोग इकट्ठा करके उसको हम स्टोर कर सकते हैं, जिससे कि हम एटमॉस्फेयर में कार्बन के इंटेंसिटी के, कार्बन के क्वांटिटी को हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये सब करके हम क्लाइमेट रेगुलेट करते हैं। अगला पॉइंट है लेवलीहुड सपोर्ट, यानी जीविका में भी बहुत समर्थन करती है आर्द्र भूमि। कैसे करती है? फिशिंग के जरिए, एग्रीकल्चर हो गया, टूरिज़्म हो गया। एग्जांपल अगर तो मैं टूरिज़्म का, तो हम डैम देखने के लिए जाते हैं, तो डैम्स जो क्रिएट हो रहे हैं और ये पानी के ऊपर डैम्स क्रिएट किए जाते हैं। एक प्रकार का ये ऐसा जगह है जहाँ लोग एंजॉय करने के लिए जाते हैं, टाइम स्पेंड करने के लिए जाते हैं। फिशिंग और एग्रीकल्चर एक मेन पोर्शन है इंडिया के जीडीपी का भी और लोगों के लिवलीहुड का भी, जो कि वेटलैंड प्रोवाइड कराता है। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, नेचुरल ब्यूटी हो गया है, वो प्रोवाइड कराता है। इंडस्ट्री को कई सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं बाय वेटलैंड जो है। तो अगर हम हॉलिस्टिक बात करें वेटलैंड का, वेटलैंड जो एक प्रकार से पूरे अर्थ को हैबिटेट प्रोवाइड करा रहा है, फूड प्रोवाइड करा रहा है और साथ ही साथ क्या क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने में वेटलैंड की भूमिका बहुत ज़्यादा है। आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं और समझते हैं कि अब इंडिया में वेटलैंड का क्या पोजीशन है और कितने वेटलैंड साइट इंडिया में हैं अभी, उसको जरा हम देख लेते हैं। इंडिया में ओवर 7.5 लाख वेटलैंड एरिया स्क्वायर में फैला हुआ है, जो कि टोटल इंडिया का 4.63% पार्ट्स को कवर करता है ये। और हम देखिए अगर मेजर वेटलैंड को, तो चिल्का लेक उड़ीसा में है, केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान में है, लोकटक लेक मणिपुर में है, वुलर लेक J&K जम्मू कश्मीर में है, सुंदरबन वेस्ट बंगाल में है। और जो मैक्सिमम वेटलैंड इंडिया में है वो हमें मिलते हैं तमिलनाडु में, जो कि मैक्सिमम यहाँ पर अभी 20 वेटलैंड हैं इंडिया में प्रेजेंटली। और अभी हाल ही में 4 को और ऐड कर दिया गया है, जिस कारण से टोटल संख्या जो है इंडिया वेटलैंड का वो 89 हो चुका है। अब हम बात करते हैं रामसर कन्वेंशन कि रामसर कन्वेंशन क्या है। तो
तो ये एक प्रकार की इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कि वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? तो मैंने आपको शुरू में बताया कि 2 फरवरी 1971 को रामसर जो कि सिटी है, कहाँ पे सिटी है ये? तो ये आपके ईरान में है। तो वहाँ पर ईरान में एक कन्वेंशन साइन किया गया। डेट कन्वेंशन इज नोन एज अ रामसर कन्वेंशन। 1971 में हुआ था ये, 1971 में साइन हुआ था और ये इम्प्लीमेंट होता है कब? 1975 में, यानी आफ्टर 4 ईयर इसको इम्प्लीमेंट किया गया था वर्ल्ड लेवल पे। इंडिया इसका सिग्नेटरी मेंबर बना है और अभी प्रेजेंट है। अगर आज मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो आज के डेट में रामसर साइट इंडिया में टोटल 89 है, जो कि बाद में इसका नंबर चेंज भी हो सकता है। रामसर कन्वेंशन जब हुआ, इसके तहत एक रिकॉर्ड साइन हुआ था जिसे हम लोग मॉन्टेक्स रिकॉर्ड का नाम देते हैं। और जो मॉन्टेक्स रिकॉर्ड क्या होता है? मॉन्टेक्स रिकॉर्ड एक ऐसे वेटलैंड का लिस्ट है जो कि ह्यूमन एक्टिविटी के कारण से थ्रेट में पहुंच रहा है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मॉन्टेक्स रिकॉर्ड एक ऐसे वेटलैंड का लिस्ट है जो कि ह्यूमन एक्टिविटी के कारण से जो वेटलैंड थ्रेट में हैं, खतरे में पहुंच रहे हैं, उनको दोबारा से कंजर्व करने के लिए, उनको दोबारा से बनाए रखने के लिए ये लिस्ट लाया जाता है, जिससे हम लोग मॉन्टेक्स रिकॉर्ड कहते हैं। यानी कि ह्यूमन के एक्टिविटीज़ कई ऐसे होते हैं जो कि हम अपने इन्वायरमेंट को, अपने वेटलैंड्स को इंडेंजर्ड कैटेगरी में ढकेल देते हैं। उन चीज़ों को, उन वेटलैंड को कंजर्वेशन में लाने के लिए ही ये रिकॉर्ड लिस्ट लाया गया था। अगर हम बात करें इंडिया में तो केवलादेव, लोकटक और चिल्का, ये 3 थे, लेकिन चिल्का को बाद में रिमूव कर दिया गया था क्योंकि जो क्लासिफिकेशन या जो क्राइटेरिया लाया गया था कि किस बेसिस पर हम किसी एक वेटलैंड को अंदर लाएंगे इन मॉन्टेक्स रिकॉर्ड, तो उन क्राइटेरिया से बाहर निकल चुका था चिल्का लेक, इसलिए उसको बाद के समय में बाहर निकाला गया, लिस्ट से रिमूव कर दिया गया था। तो अभी इंडिया में एग्जांपल देखा जाए तो केवलादेव और लोकटक, 2 ऐसे मेनली ये रामसर साइट हैं जो अभी भी बने हुए हैं। जैसे मैंने पिछले बताया भी कि तमिलनाडु में 20 रामसर साइट है मैक्सिमम इंडिया में। इसके बाद आपका यूपी है जहाँ पर 10 रामसर साइट्स होता है। इसमें आप एक चीज़ और इंक्लूड कर लीजिए कि अभी जो 2 फरवरी को इंडिया ने वर्ल्ड वेटलैंड डे ऑब्जर्व किया था, तो इसके तहत एक नया इनिशिएटिव इंडिया ने अपनाया था, जिसमें कि भारत सरकार ने ये बताया है कि एक वो न्यू कॉरिडोर लॉन्च कर रही है, जिसे कि नेचर कल्चर टूरिज्म कॉरिडोर बोला गया है। इसके तहत क्या है, अयोध्या से लेकर के और देवी पाटन जो कि यूपी में है, इसके बीच में एक नेचर कल्चर टूरिज्म कॉरिडोर बनाया जा रहा है। ये अहम सवाल बन सकता है आपके आगामी एग्ज़ाम में, तो याद रखिएगा अयोध्या और देवी पाटन के बीच में क्या यूपी में नेचर कल्चर टूरिज्म कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जिसकी घोषणा अभी हाल ही में भारत सरकार द्वारा की गई है। अब समझते हैं कि भारत सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए हैं वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए। तो देखिए, अगर भारत सरकार है, अगर वो किसी कन्वेंशन को साइन करती है तो बखूबी उस कन्वेंशंस को अप्लाई भी करती है, लागू भी करती है। और जब रामसर के कन्वेंशन पर साइन किया था तो उसी का ही रिजल्ट हमें दिखाई देता है वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल 2017। ये भारत में वेटलैंड के एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करने के लिए लाया गया रूल था, जो कि रामसर कन्वेंशन का ही रिज़ल्ट माना जाता है। इसके बाद नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन लॉन्च किया गया था 1987 में। क्यों लाया गया था? तो ये भी वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए ही लाया गया था। इसके बाद वेटलैंड मित्रास, ये क्या है? यानी कि वेटलैंड कंजर्व करने के लिए कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इनिशिएटिव है ये। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को कंजर्व करना चाहते हैं और जब तक उसमें कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन नहीं होता है, समुदाय भागीदारी नहीं करती है, तो कंजर्व करना गवर्नमेंट के अकेले बहुत मुश्किल हो जाता है।
तो इसीलिए कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इंक्रीज़ करने के लिए वेटलैंड मित्रा लाया गया भारत सरकार के द्वारा। और इसके बाद में जो वेटलैंड रूल्स लाए गए थे 2017 में, उसी के तहत स्टेट लेवल पर एक अथॉरिटी भी डेवलप किया गया जो वेटलैंड को कंजर्व करेगी, उसके पूरे एक्टिविटीज़ की जांच करेगी। तो ये कुछ स्टेप हैं जो भारत सरकार ने वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए कदम उठाए हैं। आगे देखते हैं कि कौन कौन से थ्रेट हैं, खतरे कौन कौन से हैं वेटलैंड के सामने, खास करके इंडिया में। तो इसको हम समझेंगे कि पहला जो पॉइंट है, पहला पॉइंट बोला गया है इंक्रोचमेंट एंड शहरीकरण, यानी कि शहरीकरण जो है और इंक्रोचमेंट है, ये कैसे खतरा बना है वेटलैंड्स के लिए। दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, एग्रीकल्चर और रियल एस्टेट है। वेटलैंड जो पहले शहर के नज़दीक में थे, लेकिन शहरीकरण बढ़ने के कारण से पॉपुलेशन बढ़ा, देन रेसिडेंशियल एरिया का डिमांड बढ़ा, इंडस्ट्रीज़ बढ़े, और साथ ही साथ इन सब के कारण से जो प्लेस ऑक्यूपाई होने के कारण से जो फॉरेस्ट थे, रिवर सोर्सेस थे, वो सब ख़त्म होते चले गए हैं, जिस कारण से वेटलैंड खतरे की कगार पर पहुंच चुका है। अगला हमारा है पॉल्यूशन। देखिए, जो वेटलैंड है ना, ये एक प्रकार का क्या है, नेचुरल वाटर फिल्टर है ये, यानी कि नेचुरल वाटर को फिल्टर करने का काम करता है कौन, वेटलैंड। हालांकि एग्रीकल्चर वगैरह में या इंडस्ट्रीज़ में सीवेज वेस्ट जो होता है, उसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में फर्टिलाइज़र खेती के द्वारा जो आते हैं, पेस्टिसाइड्स, ये सब रन ऑफ होकर के आते हैं। साथ में जो पॉल्यूशन से आते हैं इंडस्ट्रीज से, जैसे हम केमिकल यूज़ करते हैं, मरकरी यूज़ करते हैं और डिफरेंट टाइप केमिकल यूज़ करते हैं, ये जो वाटर बॉडीज़ में जाते हैं, ये पॉल्यूशन हो करके फिर जाते हैं अंडरग्राउंड। तो कहीं ना कहीं हमारे आसपास के पर्यावरण को, हमारे आसपास के वेटलैंड को भी ये थ्रेट करने का काम करता है। देन है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज आज के टाइम में एक ऐसा मुद्दा बन चुका है जो कि इन्वायरमेंट के हर एस्पेक्ट्स का ये एक थ्रेट माना जाता है। टेम्परेचर बढ़ने से और बेमौसम बरसात होने से वाटर लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, और जिस कारण से वेटलैंड जो होते हैं उनको खतरा पहुंचता है। अब देखिए, क्लाइमेट चेंज होने का कारण कई सारा है, टेम्परेचर इंक्रीज़ होना, प्रेसिपिटेशन शिफ्ट हो जाना, साथ में स्टॉर्म, ड्रॉट, फ्लड्स का फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है। और आप अभी हाल में देख रहे होंगे कि जो अर्बन सिटीज़ हैं लाइक दिल्ली वगैरह में, तो यहाँ पर ठंड के मौसम में ही गर्मी का हमें अनुभव हो रहा है, ठंडी का पीरियड कम हो गया है, गर्मी का पीरियड बढ़ गया है। सो ये सब चीज़ें क्लाइमेट चेंज हैं, क्योंकि क्लाइमेट चेंज कोई एक दिन का परिवर्तन नहीं है, ये कई वर्षों का परिवर्तन है जो हमें आज दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज वेटलैंड के लिए सबसे मेजर थ्रेट बनकर उभरा है। अगला है इन्वेसिव स्पीसीज़, यानी जो विदेशी प्रजातियां होती हैं, उनके आगमन से, उनके अराइवल से भी क्या है, खतरे पहुंचते हैं वेटलैंड्स को। जो नॉन नेटिव प्लांट हैं, जैसे कि हैकनीथ और सेल्विनिया, ये ऐसे मतलब कि वाटर प्लांट्स होते हैं जो वाटर को थ्रेट पहुंचाते हैं, उसमें रहने वाले एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को भी क्या है, ये नुकसान पहुंचाते हैं। तो इन्वेसिव स्पीसीज़ को भी मेन एक प्रकार थ्रेट माना जाता है। अगला है ओवर फिशिंग करना। ओवर फिशिंग करने से भी दिक्कतें होती हैं, सैंड माइनिंग हो गया, डिफॉरेस्टेशन हो गए। तो डिफॉरेस्टेशन एक मतलब मेजर इशू है, और इसको उतना हमें एक्सप्लेन करना भी नहीं, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन रीज़न माना जाता है कि इतने पेड़ काट दिए कि अब फॉरेस्ट को रिक्लेम करने में, दोबारा से इसको बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। और फॉरेस्ट जो है ना सिर्फ ह्यूमन के लिए, बल्कि जो एनिमल्स हैं उनकी लाइफ के लिए, उनके हैबिटेट के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो हमने समझा कि वेटलैंड्स पे थ्रेट कौन कौन से हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अभी हाल ही में किन किन वेटलैंड को ऐड किया गया है। तो पहला है साकारा कोटई बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु में। ये जो बर्ड सेंचुरी है, जिसको अभी हाल ही में ऐड किया है रामसर साइट, तो ये गल्फ ऑफ मन्नार के पास एक यूनिक मोज़ाइक वेटलैंड है ये। और ये जो जगह है, ये इस जगह से होते हुए सेंट्रल एशियन फ्लाईवे सर्विंग
एज अ क्रूशियल स्टॉप ओवर फॉर माइग्रेटरी बर्ड, यानी जो माइग्रेटरी बर्ड ईरान से, अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से आते हैं उनके लिए प्रकार के ये स्टॉप का काम करते हैं, यानी यहाँ पर ठहरते हैं फिर वो आगे जाते हैं। फंक्शन एज ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर वेरियस रेसिडेंट माइग्रेंट वाटरफॉल स्पीसीज, फिर वही है जो माइग्रेटरी स्पीसीज आते हैं उनके लिए ब्रीडिंग ग्राउंड का भी काम करते हैं। तो इसमें हमें रखना क्या याद है कि सकराकोटे बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है, तमिलनाडु में है और ये गल्फ ऑफ मन्नार के नज़दीक में है। सवाल पूछता है यहाँ से मैच द फॉलोइंग करने में कौन सा वेटलैंड किस स्टेट में पाया जाता है। तो अगला है थेरथंगल बर्ड सेंचुरी, ये भी तमिलनाडु से है। ये भी एक प्रकार का क्या है, सेंट्रल एशियन फ्लाईवे है, यानी माइग्रेटरी बर्ड के ब्रीडिंग में, उनके हैबिटेट में भी ये जगह भी बहुत महत्वपूर्ण हेल्प करता है। और कुछ स्पीसीज जैसे कि स्पॉट वाइल्ड पेलिकन, ब्लैक हेडेड आइबिस और ओरिएंटल डार्टर, उनके लिए होम है, उनका घर है कौन सा, थेरथंगल बर्ड सेंचुरीज़। और साथ ही साथ ये बर्ड सेंचुरी क्लाइमेट रेगुलेशन में, ग्राउंड वाटर रिचार्ज में और इरिगेशन में इसका कंट्रीब्यूशन बहुत ही सिग्निफिकेंट है। साथ में सपोर्ट एंडेमिक स्पीसीज वे होते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर प्लेस में ही पाए जाते हैं, उसे हम एंडेमिक स्पीसीज का नाम देते हैं। साथ में वैसे स्पीसीज जो कि नियर थ्रेटेंड हैं, यानी कि खतरे की कगार के नज़दीक हैं, जैसे कि पेंटेड स्टोक, पैलिड हैरियर, ब्लैक हेडेड एबिस, इन सबको सपोर्ट करने का काम ये बर्ड सेंचुरी करता है। तो थेरथंगल बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु में है ये। आगे है उधवा लेक, झारखंड का ये पहला, अपने आप का पहला रामसर साइट है जैसे कि ऐड किया गया है। बहुत मेन क्वेश्चन बन जाता है, यदि कोई चीज़ फर्स्टली होता है किसी स्टेट में इंडिया में तो वहाँ सवाल आने के चांस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। सो उधवा लेक इज़ इन झारखंड। इसका नाम महाभारत के एक ऋषि उद्धव के नाम पर रखा गया था और ये गैंगेटिक प्लेन में आपको मिलेगा। और उद्धव जो लेक है ये दो वाटर बॉडी को जोड़ने का काम करता है, एक है पतराऊ जो कि क्लीन वाटर बॉडी है, एक है बरहेल, इन दोनों वाटर बॉडी को जोड़ने का काम करता है उद्धव लेक। इसको झारखंड का पहला रामसर डेजिग्नेटेड वेटलैंड घोषित किया गया है। तो मेन क्वेश्चन है, इस पर स्टार लगा लीजिए, यहाँ सवाल आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। अगला और लास्ट जो रामसर साइट है वो है केचुपलरी लेक, सिक्किम का। ये सिक्किम का अपने तरह का पहला रामसर साइट है। एक प्रकार का ये पवित्र लेक है, बुद्धिस्ट और हिंदू, सिक्किम में रहने वाले जो बुद्ध लोग हैं, हिंदू लोग हैं, दोनों के लिए यह जो लेक है एक प्रकार का सेक्रेट लेक माना जाता है। और इसकी ये अपने विश फुलफिलिंग लेक के लिए जाना जाता है, यानी इस लेक में जाकर आप जो भी चीज़ मांगेंगे उन चीज़ों को वो चीज़ें पूरी हो जाती हैं, इसलिए इसको विश फुलफिलिंग लेक कहा जाता है। और ऐसा विश्वास है कि जो गुरु पद्म संभव हैं और जो गॉडेस तारा हैं उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है इस लेक में जाने से। Nestled amidst lush forest, it is a part of the river Damjong Valley, adding to its mystical significance। जो एक प्रकार का जो दैमजोंग वैली है उसका ये पार्ट है, कौन सा, केचुपलरी लेक सिक्किम में, और ये भी सिक्किम का अपने तरह का पहला रामसर साइट है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट रामसर साइट है, इसको याद रखिएगा कि ये 4 रामसर साइट है जिसको अभी हाल ही में ऐड किया गया था। तो आज हमने समझा, जाना वेटलैंड क्या होता है, इसे कब सेलिब्रेट करते हैं, इसके पीछे रीज़न क्या है, इंडिया का क्या स्टेप है, क्या कदम उठाया था भारत सरकार ने, और कौन से 4 वेटलैंड को अभी इंडिया के रामसर साइट में इंक्लूड किया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। हम नेक्स्ट क्लास में एक न्यू टॉपिक लेकर आएंगे, तब तक बने रहिए, अच्छे से रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।